गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत की लड़ाइयों को कंप्लीट करते हुए हमने आपको पढ़ाया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में कि कैसे कैसे जो है गुप्त वंश स्टार्ट हुआ होगा और किस प्रकार कुषाण वंश का अंत हुआ होगा। एक ऐसा वंश कुषाण वंश हमें देखने को मिला जिसने कनिष्क ने जो है भारत में बहुत ज्यादा कार्य किए, जिसे हम आज भी जानते हैं सबसे बड़े कार्य के रूप में चौथी महाबौद्ध संगति जो की गई थी उसके बारे में हमने चर्चा की। हमने देखा कि कैसे कैसे कनिष्क ने अपने क्षेत्र में से टैक्स इकट्ठा करने के लिए एक नई पोस्ट का आविष्कार किया होगा जिसका नाम सामंत बोला गया, और किसी एक सामंत ने कैसे उसके खिलाफ जो है आवाज उठाई होगी और आवाज उठाने के बाद अपने आप को महाराजा उसने बोलना स्टार्ट कर दिया होगा। ये बात हमने कल के लिए वीडियो में देखी। उसके साथ साथ हमने देखा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में किस प्रकार नवरत्न रहा करते होंगे और उन नवरत्नों का क्या क्या कार्य रहा होगा, उनकी क्या क्या विशेषताएं रही होंगी, जिसमें हमने आपको कालिदास की स्टोरी के बारे में सुनाया कि किस प्रकार कालिदास एक महान विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद हमने कल के वीडियो में आपसे बोला, पढ़ाते समय हमने बोला आपसे कि फाइयान के बारे में कि फाइयान कौन था। फाइयान हमने बताया कि एक विदेशी व्यक्ति था, एक चीनी व्यक्ति था जो भारत में ग्रंथों के लिए, जो भारत में जितने भी ग्रंथ पाए जाते हैं उन ग्रंथों का ज्ञान इकट्ठा करने के उद्देश्य से आया था। ये बौद्ध धर्म का ज्ञान इकट्ठा करने के उद्देश्य से आया था। इसने अपनी एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम हमने आपको कल के वीडियो में बताया। उस पुस्तक में हमने आपको बताया कि उसने भारत की दशा के बारे में इसने जो है वर्णन किया है कि भारत की दशा किस प्रकार रही होगी। भारत में कोई दरवाजे नहीं थे, कोई बूचड़खाना नहीं था, उसके साथ साथ उसमें कोई भारत में कोई चोरी वगैरह नहीं हुआ करती थी। लोग जो है किस प्रकार भारत में रहा करते थे, इसने अपनी पुस्तक में जो पुस्तक लिखी है उसमें नंबर 1 हमने आपसे बात करें तो भारत की दशा के बारे में वर्णन किया है। ये सारी बातें हमने आपको कल के लेक्चर में बता दी थी, भारत की दशा के बारे में वर्णन किया है। अगर फाइयान के बारे में आपको डिटेल में देखना है तो आप कल का वीडियो एक बार फिर से आप देख सकते हैं। अब हमने आपको अगर आगे की बात बताएं तो फाइयान अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि भारत में उस समय, जिस समय फाइयान आए होंगे 399 एडी में आए और 412 एडी तक ये भारत में रहे, 13 साल तक रहे। फाइयान अपनी पुस्तक में बताते हैं कि शूद्रों की क्या दशा थी, क्या शूद्र से नीचे भी लोगों को माना जाता था। फाइयान ने अपनी पुस्तक में कहा है कि जब अगर कोई शूद्र अगर किसी भी तरीके के पुराण, महाभारत या मैंने आपसे कहा रामायण के बारे में सुन भी लिया करता था तो हम लोग, यानी जो शूद्रों से ऊपर जो ब्राह्मण लोग हुआ करते होंगे, वो उनके कानों में गर्म तेल डाल दिया करते थे। गर्म तेल डालने के बाद जो उनके कानों को बहरा कर दिया करते थे, उसके साथ साथ तमाम तरीके की यातनाएं दिया करते थे। तो ये बात हमें पढ़ने को मिली। आपको ध्यान रखना, हमने दूसरी बात जो आज सीखी, शूद्रों की दशा के बारे में हमने सीखा। शूद्रों की दशा की कैसी रही होगी उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। हमने क्या कहा, हमने एक बार फिर से बता रहे हैं आपको कि अगर कोई भी शूद्र या शूद्र से नीचे जिसे भी गिना जाता होगा, वो कोई भी वास्तविक पुराण वगैरह सुन ले या महाभारत के बारे में सुन ले या रामायण के बारे में सुन ले या किसी भी देवी देवताओं के बारे में सुन ले, तो आप तुरंत बता देंगे कि उनके कानों को बहरा कर दिया जाता था। सर ने बताया था ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत था, शूद्रों का वर्चस्व कुछ नहीं था। फाइयान अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि एक जाति माना करते थे उस समय चांडाल। चांडाल करके भी एक जाति उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी है। उन्होंने कहा था इनका वर्चस्व जो था वो शूद्रों से भी नीचे था, ये मांस खाया करते थे। चांडाल जाति जो थी ये बिल्कुल इन्होंने बताया है कि ये समाज से बिल्कुल अलग रहा करती थी। तो आप अपने आप समझ पा रहे होंगे कि सर की दिशा किस ओर जा रही है। जो हमारे समाज से अलग रहती हो, उनका खान पान अलग हो, संस्कृति अलग हो, बोलचाल अलग हो, वो कौन सी जाति के रूप में ली जाती है, ये बात आप अपने आप जानते हैं। कल के वीडियो में हमने आपसे कहा था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो शादी हुई है ध्रुव देवी के से बताया होगा हमने आपको, और ध्रुव देवी कौन थी उसके बारे में हमने आपको पूरा वर्णन करा था कि कैसे कैसे उसने ध्रुव देवी को जीता होगा। और ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य से एक पुत्र हुआ जिसका नाम हमने आपको कुमारगुप्त बता दिया था। आज हम चर्चा करेंगे कुमारगुप्त के बारे में। देखिए, कुमारगुप्त के बारे में अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा कहेंगे कि ये ऐसा एक राजा रहा है जिसके समय में गुप्त वंश में सर्वाधिक अभिलेख लिखे गए। इसी के समय में सर्वाधिक अभिलेख लिखवाने वाला यही एक राजा है, आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे। उसमें भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है इसका जो है सर्वाधिक अभिलेख जो लिखे हुए हैं वो कहाँ है। तो आपसे अगर पूछ ले सर्वाधिक अभिलेख तो आप बताएंगे मंदसौर में है। कहाँ है? मंदसौर। तो सर्वाधिक अभिलेख जो है वो कहाँ पाए गए? मंदसौर में पाए गए हैं। उसके साथ साथ आपसे ये पूछा जा सकता है छठे पॉइंट में,
इसने किसी चीजों की स्थापना करवाई, तो स्थापना में आप बता देंगे नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त का ही बनाया हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे आप, नालंदा विश्वविद्यालय। इसके साथ साथ एक चीज का और इसने आविष्कार कराया, इसने अपने समय में जल घड़ी बनवाई। आपसे ये पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए नालंदा विश्वविद्यालय तो आप लोग बहुत जल्दी से पढ़ के ना याद कर लेते हैं, छोटी छोटी किताबों में एक पॉइंट वाली किताब ले आते हैं, उसमें से पढ़ लेते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया, आपको तुरंत पता चल जाता है कुमारगुप्त ने बनवाया। सबसे सर्वाधिक अभिलेख किसने छपवाए हैं, तो आप बता देंगे तुरंत कि कुमारगुप्त ने करवाए। आपसे पूछा जा सकता है सर्वाधिक अभिलेख इनके कहाँ मिले हैं, तो आप बता देंगे मंदसौर में मिले हैं। अब आपसे पूछ रहे जलघड़ी के बारे में, तो जलघड़ी में आप तक बता देंगे कि जलघड़ी किसने बनवाई है, तो जलघड़ी बताएंगे आप कुमारगुप्त ने बनवाई है। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। सिक्के की बात आ जाती है, इसने मुद्राएं छपाई हैं, सिक्के छपाए, तो सिक्कों की शैली पूछ लेता है। तो सिक्के की अगर शैली आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे मयूर शैली के थे सिक्के, ये मयूर शैली के सिक्के थे। और मयूर शैली में कैसे बात करें हम कि एक और तो मयूर यानी मोर हुआ करता था और एक और कार्तिकेय रहा करते थे। कार्तिकेय को बारे में आप जानते होंगे, गणेश जी के भाई, या आप इस तरीके से कह दें हम भगवान शिव के बड़े बेटे का नाम कार्तिकेय है। तो कार्तिकेय और मोर के दोनों के जो है इन पर चित्र छपा हुआ करते थे, इनके बारे में हम पढ़ लेंगे। कुमारगुप्त के बारे में इनमें से ही 3-4 पॉइंटों में से क्वेश्चन बन जाता है आपका। आपसे ये पूछा जाएगा कुमारगुप्त की माता का नाम पूछे तो आप बता देंगे द्रौपदी था। कुमारगुप्त किसके पुत्र थे, तो विक्रमादित्य हो गए, या उसके साथ साथ चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम, इस तरीके से नाम बता देंगे आप। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक अभिलेख किसने छपवाए, तो आप बताएंगे किसने छपवाए गुप्त वंश में, वो छपवाए आपके कुमारगुप्त ने। कहाँ छपवाए सबसे सर्वाधिक, मंदसौर में। इसके साथ साथ पूछ लेगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई, कुमारगुप्त ने कराई। जलघड़ी की स्थापना किसने कराई, कुमारगुप्त ने कराई। इसके साथ साथ सिक्के पूछ ले, सिक्के कौन सी शैली में है आपके, तो मयूर शैली में है। मयूर शैली का मतलब क्या हो गया, एक तरफ तो मोर है और एक तरफ जो है अगर बात करें तो भगवान कार्तिकेय का चित्र अंकित है। तो कुमारगुप्त के बारे में इतना आता है आपका। इसके बाद इसका बेटा बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है, कुमारगुप्त का भी बेटा बहुत इंपोर्टेंट हो जाएगा, और उसके बारे में इतिहास बहुत क्वेश्चन पूछता है आपसे। बीच बीच में आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए इसके पुत्र का नाम था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में हमने पीछे पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था हम ध्यान करेंगे। हमने जब अशोक पढ़ाया था उस समय स्कंदगुप्त का नाम लिया था आपको हमने। स्कंदगुप्त अब ये इसका बेटा है। सबसे पहला अगर स्कंदगुप्त के काम के बारे में हम याद करें तो हमने आपको वहां बताया था कि इसने सुदर्शन झील पर जो है कार्य कराया है। 4 राजा जोड़े थे हमने सुदर्शन झील से। हमने आपको बताया था कि सुदर्शन झील किसने बनवाई है, उसमें हमने 4 राजा जोड़े थे। तो आपको ये ध्यान रखना, इसने भी सुदर्शन झील में सबसे अंतिम में जब बात कर रहे थे तो स्कंदगुप्त की या गुप्त काल की बात करी थी। तो सबसे आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश के किस राजा ने सुदर्शन झील पे कार्य कराया। सुदर्शन झील पर कार्य कराने वाला व्यक्ति कौन था, सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील पर कार्य कराने वाला व्यक्ति आप बता देंगे स्कंदगुप्त रहा है। पहली बात देखिए, इसी के समय ना भारत पे विदेशी जातियों ने आक्रमण करे। इसके समय अभी तक ना हमने इतने राजा इसकी पीढ़ियां पढ़ी, मगर हमने विदेशी का आक्रमण नहीं पढ़ा। अब देखेंगे हम स्कंदगुप्त के समय जो है विदेशी लोगों ने भारत पर आक्रमण करे होंगे, विदेशी जातियों ने आक्रमण करे होंगे। तो विदेशी जाति पूछ ले अगर आपसे कोई कौन सी विदेशी जाति थी, तो आप बताएंगे हूणों ने आक्रमण करे हैं। किन्होंने आक्रमण करे, हूणों ने। तो इसके समय में विदेशी जाति थी, एक विदेशी जाति हूण, विदेशी जाति हूणों का आक्रमण। देखिए ये समझ लीजिए, ये क्वेश्चन पेपर में आया है कई बार। मैंने खुद अपने एग्जाम में अटेम्प्ट किया था इस क्वेश्चन को। आपसे पूछा गया है कि किसके समय में भारत पर विदेशी जाति हूणों ने आक्रमण किया, तो आपको याद रखना होगा किसके समय पर किया था, स्कंदगुप्त के समय पर किया था। अब कभी कभी आपसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली बना देगा वो आपसे पूछेगा जो भारत पर विदेशी जाति हूणों ने आक्रमण किया था, इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है। तो इस बात की जानकारी आपसे पूछे तो आप 10वां पॉइंट बता देना कि जानकारी इसकी हमें कहां से मिली। 10वें पॉइंट में मैं जानकारी लिख दे रहा हूं, इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है। तो जानकारी में आप बता देंगे भीतर अभिलेख लिखवाया है, भीतर अभिलेख। और भीतर अभिलेख में लिखा गया है कि भारत पर जो है हूण
जो विदेशी जाति थी उन्होंने आक्रमण किया, और उस समय राजा जो था वो स्कंदगुप्त था, और स्कंदगुप्त के समय में ही ये भीतर अभिलेख लिखवाया गया है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि देखिए एक अभिलेख पर इसने ये चर्चा की है कि मेरे ऊपर या भारत पर जो है विदेशी जाति ने आक्रमण किया, और दूसरे अभिलेख पर इसने जो है इनसे जब युद्ध हुआ होगा और युद्ध में अगर ये जीता होगा तो जीत का इसने जो है वहां पे चर्चा की है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए दूसरी बात, जीत की चर्चा किस पे की है, 10वें मैथ के बाद 11वें पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो जीत की चर्चा की है इसने जूनागढ़ अभिलेख पर, जूनागढ़ अभिलेख। तो दोनों बातें अलग अलग हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक पर इसने केवल आक्रमण या विदेशी लोग यहाँ पर आए उसकी चर्चा हुई है, और दूसरे पर चर्चा हुई है उस पर जीत की। अब देखिए विदेशी जाति जब हूणों ने आक्रमण किया होगा ना, हूण जो बताते हैं एक तरीके के इस प्रकार के व्यक्ति रहा करते थे, ये इस प्रकार की सेना थी जैसे कि एक राक्षस प्रवृत्ति की हो। ये बहुत ज्यादा गंदे रहा करते थे, काले से थे, और जो है बाल वगैरह इनके बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। जैसे कि आपने किसी अभी एक पिक्चर फिल्म आई थी, फिल्म का नाम तो नहीं ले सकता मैं यहाँ पर, तो उस फिल्म में हमने देखा था कि जब वो युद्ध हुआ आपस में तो उसमें देखे थे बहुत बड़े राक्षस ऐसे दिखाई दे रहे थे, काले काले, और बहुत बहुत डेंजर सा चेहरा था उनका, आंखें लाल सी थी और दांत बिल्कुल जो है गंदे से दांत थे। तो उन्होंने आक्रमण किया था। तो इस प्रकार से हूण थे। तो हूणों के बारे में आप थोड़ा बहुत अपने मन में छवि बना ली होगी, और शायद जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को पता भी चल गया होगा सर कौन से लोगों की तरफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने कहाँ देखे ये। इसके बाद देखिए स्कंदगुप्त के समय में भी जो राजधानी थी हमारी पाटलिपुत्र थी, आपको ये ध्यान रखना। स्कंदगुप्त के समय में हमारी, इसके समय में जो राजधानी रही थी हमारी, वो राजधानी क्या थी हमारी, पाटलिपुत्र थी। अब हुआ क्या, जब विदेशी जाति ने हूणों ने आक्रमण किया तो इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से आपको याद कर लेना, ये बदल दी इसने। पाटलिपुत्र से कहां ले गया, अयोध्या ले गया राजधानी, अयोध्या राजधानी। आपसे पूछा जा सकता है किसके डर की वजह से लेके गया था, तो पाटलिपुत्र से अयोध्या। एक पहली बात ये पूछेगा आपसे कि कौन लेकर गया, तो स्कंदगुप्त लेकर गया। किसके डर की वजह से लेकर गया, तो आप तुरंत बता देंगे हूणों के आक्रमण की वजह से लेके गया। सर ने बताया था पाटलिपुत्र राजधानी रही होगी, और उससे ही कहां ले गया होगा, ये ले गया अयोध्या। इसके बाद इसके सिक्कों की चर्चा होती है कि सिक्के की चर्चा करेंगे आपसे कि इसने सिक्कों पर जो है किस चीज के चित्र अंकित कराए हैं। देखिए इसके पिता की बात करी अभी हमने कुमारगुप्त की, तो हमने उसके देखे मयूर शैली के सिक्के थे, और इसने जो सिक्के छपवाए इसके सिक्कों पर वृषभ था, वृषभ मतलब बैल का जो है चित्र अंकित मिले हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है गुप्त वंश में किसके सिक्कों पर जो है बैल की आकृति मिली है या बैल के चित्र अंकित हुए हैं, तो आप तुरंत बता देंगे बैलों का जो है चित्र अंकित किसके पे है, आप बताएंगे स्कंदगुप्त के हैं। इसके बाद एक अभिलेख बहुत पूछता है पेपर में, थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन बन जाता है, ये छोटे छोटे एग्जामों में नहीं पूछता, कहीं के बड़े बड़े एग्जामों में आपसे डीपली पूछा जा सकता है। एक अभिलेख छपवाया है इसने, एरण अभिलेख। आप ध्यान से तो इसके बारे में सुन लेंगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा, और पेपर में आ गया तो आप इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, ये आपके लिए लेकर आया हूं। एरण अभिलेख क्या था, एरण अभिलेख इसका अभिलेख नहीं है, बट लिखवाया इसी के द्वारा गया है। देखिए क्या चर्चा है एरण अभिलेख पर, इसका एक मित्र था, किसका, स्कंदगुप्त का मित्र था। तो स्कंदगुप्त का मित्र था, उसका नाम था भानुगुप्त, ठीक है, भानुगुप्त उसका नाम था, और भानुगुप्त की जो है हत्या हो गई होगी किसी कारण, यानी भानुगुप्त का जो राज्य रहा होगा और राज्य पर जो है किसी ने आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के बाद उसकी हत्या कर दी, मार दिया। उसके बाद उसकी पत्नी ने ना क्या करा, अपने आप को सती कर लिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा अभिलेख पे सती होने की जानकारी प्राप्त होती है, तो एरण अभिलेख है, इस पे सती की जानकारी प्राप्त होती है। और ये क्या है, चर्चा की गई है, इसने अपने मित्र के बारे में चर्चा की है उस अभिलेख पर, अपने बारे में चर्चा नहीं की है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, एरण अभिलेख आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे एरण अभिलेख। मैंने क्या बताया, मैंने आपसे बताया कि मित्र के बारे में चर्चा की गई है, और मित्र के साथ साथ सती के बारे में चर्चा की गई है। इस बात का आप ध्यान रखें, मित्र के बारे में चर्चा की गई है, उसके साथ साथ सती के बारे में चर्चा की गई है, या और इसके साथ साथ अगर वो पूछ ले राजा तो भानुगुप्त के बारे में चर्चा हुई है। आई थिंक ये बात भी आपको एरण अभिलेख के बारे में क्लियर हो गई होगी। देखिए इस समय की बात करें गुप्त वंश में, गुप्त काल में जाके देखिए एक चरमोत्कर्ष पे जो है भारत पहुंचा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था इसी वंश में, अभी पिछले 1-2 वीडियो पहले हमने आपको बताया था
कि उससे पहले मूर्तियों का आविष्कार हुआ था, मूर्तियां बहुत थे, बाद में क्या हुआ, मंदिर बनना स्टार्ट हो गए, बाद में मंदिर बहुत बने। तो मंदिरों की अगर चर्चा की जाए तो मंदिर में सबसे पहले हमने देखा कि इसके समय में, स्कंदगुप्त के समय में मंदिरों की चोटियां बनना स्टार्ट हुई। इससे पहले केवल मंदिर बना करते थे, इसके समय में चोटी बनना स्टार्ट हो गई, मंदिर की जो पीक बनाते हैं इस तरीके से हम ट्रायंगल नुमा जो बनाई होगी हमने, तो ये पढ़ा हमने। जिसमें एक मंदिर बहुत पूछा जाता है आपसे, उससे क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक मंदिर है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर पूछा जाता है कहाँ है, कौन सी नदी के किनारे है और किसका मंदिर है, आपको ये पूछा जाएगा आपसे। तो आपसे अगर पूछा जाए दशावतार मंदिर तो बता देंगे दशावतार मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक, झांसी में पड़ता है और झांसी में ये देवगढ़ के पास पड़ता है। देवगढ़ है झांसी में, झांसी में देवगढ़ के पास पड़ेगा ये। और उसके साथ साथ नदी पूछता बताएंगे, बेतवा नदी के किनारे पड़ेगा। ठीक है, और इस मंदिर में क्या खास बात है, अगर भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान कृष्ण की भी मूर्तियां हैं इसमें, और मूर्तियों में के साथ साथ उसमें पौराणिक कथाएं भी लिखी हुई हैं। इस मंदिर के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, तो आप सबसे पहले ध्यान रखें, सन ने 15वें पॉइंट में दशावतार मंदिर के बारे में बताया, दशावतार मंदिर के बारे में बताया। ठीक है, ये विष्णु भगवान के 10 अवतार के बारे में चर्चा है। 10 अवतार के बारे में जब चर्चा की गई हो विष्णु भगवान के, तो आप सोच सकते हैं उसमें भगवान कृष्ण भी आ गए, भगवान कृष्ण को भी भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। ठीक है, तो इसमें दशावतार मंदिर में किसकी चर्चा है, आपसे मैं एक तो लिख दे रहा हूँ, विष्णु भगवान, विष्णु प्लस कृष्ण भगवान की चर्चा की गई है। ठीक है, और इसमें इनके साथ साथ इनकी मूर्तियां हैं, मूर्तियों के साथ साथ पौराणिक कथाओं की चर्चा की गई है, लिख दे रहा हूँ पौराणिक कथा, पौराणिक कथाओं की चर्चा की गई है। चलिए ये बात याद हो गई। आपसे पूछा जाएगा कहां पर है, तो आप बता देंगे ये कहां पर है, देवगढ़ में है। देवगढ़ कहां पर पड़ता है, तो देवगढ़ के बारे में बता देंगे, ये झांसी में पड़ता है। आपसे पूछेगा कौन सी नदी के किनारे है, तो आप नदी का नाम बता देंगे, क्या नाम बताया मैंने, बेतवा नदी के किनारे है। तो आपको ये सारी बात, बेतवा नदी ये लिख दिया मैंने आपको। ये दशावतार मंदिर के बारे में पूछा जाए आपसे तो आप तुरंत बता देंगे दशावतार मंदिर किसके समय में बना था, स्कंदगुप्त के समय में बना होगा। इसमें क्या खास देखने को मिलती है, क्या खास बात मिलती है, हमने आपको बताया भगवान विष्णु के बारे में चर्चा है, देवगढ़ में बना हुआ है, झांसी में है। और देवताओं की जो चर्चा की गई है, यहाँ पे नदी के बारे में अगर पूछ रहे तो आप बेतवा नदी है। मूर्तियां बनी हुई है इनकी, उसके साथ साथ पौराणिक कथाएं लिखी हुई है भगवान विष्णु और कृष्ण के बारे में। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद एक मंदिर के बारे में चर्चा करता है कि ये मंदिर कहाँ है, तो मैं आपको 16वें नाम नंबर पर लिख देता हूं। देखिए एक भीतर गांव में है, भीतर गांव मंदिर है, तो ये कानपुर में पड़ता है बेटा। इस मंदिर की भी और ऊपर वाले मंदिर की भी दो खासियत रही है। पहले हम इसकी ऊपर वाले की तो खासियत बता दी, भगवान कृष्ण के बारे में बता दिया। इस मंदिर की भी खासियत रही है। इस मंदिर की खासियत ये रही है कि ये पहला ऐसा मंदिर था जो ईंटों का बना हुआ था। इससे बाकी जो है 2 मंदिर बताऊंगा ईंटों से बने हुए, और बाकी मंदिर की अगर चर्चा करेंगे तो वो पत्थर से बने हुए थे। तो बड़े-बड़े पत्थरों से मिलकर बनने वाले मंदिर थे, ठीक। और ये भीतर गांव का मंदिर जो था, जो मैंने कानपुर में बताया, ये ईंटों का बना हुआ मंदिर था। इसके साथ-साथ दूसरा मंदिर भी पूछ लेता है। मैंने आपसे 2 मंदिर के बारे में बात करी कि ये 2 मंदिर जो है ईंटों से बने हुए, एक भीतर गांव का मंदिर बना हुआ है और एक दूसरा मंदिर बना हुआ है, अगर बात करें हम 17वें पॉइंट में, सिरपुर का मंदिर है, सिरपुर मंदिर। तो सिरपुर मंदिर कहाँ है आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ में है, ये छत्तीसगढ़ में है। और हमारे सर ने हमें ये बता दिया था छत्तीसगढ़ में है। और ये दोनों मंदिर जो है किसके बने हुए हैं, ईंटों के बने हुए मंदिर है, ईंटों से निर्मित है। और इससे पहले वाले मंदिरों को सर ने चर्चा करी हमसे, वो किससे हैं, वो है आपके पत्थरों के बने हुए, ये पत्थर से बने हुए मंदिर है। तो 3 मंदिर पढ़ लिया आपने, दशावतार मंदिर पढ़ लिया आपने, कहाँ पर है, कैसे है, ये बता दिया हमने आपको। सिरपुर मंदिर कहाँ है, ये बता दिया हमने आपको। मंदिर में मूर्तियां बनी हुई होती थी पहले, तो वो पत्थरों की बनी हुआ करती थी। और मेरे मूर्ति के साथ साथ मंदिर पूरा पत्थर का बना हुआ करता था। बस यही 2 मंदिर ऐसे हैं जो ईंटों के बने हुए हैं। ये हमने सारी बातें पढ़ ली। उस समय हमने देखा एक तरीके से सभ्यता और संस्कृति कला बहुत चरमोत्कर्ष पर रही होगी, तभी तो हमने कहा कि चोटियों वाले मंदिर बनना स्टार्ट हुए। बहुत बहुत लंबी लंबी चोटियों के मंदिर, जैसे हमने अगर दक्षिण भारत में चले जाएं तो बहुत बहुत ऊंचे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। केवल एक मंजिला ही मंदिर होगा, मंदिर एक ही होगा, ऊपर कोई मंदिर नहीं होगा। और ऊपर जो है इस तरीके से पीक उठती चली गई होगी, बहुत लंबी सी, ये आपने देख लिया होगा। अब दूसरी बात करते हैं। देखिए कभी कभी ना और डीपली इन मंदिरों से क्वेश्चन बनाया तो आपसे ये पूछ लेगा कि आप ये बताइए हमें कि इन मंदिर के द्वारपाल कौन हुआ करते थे। द्वारपाल के रूप में भी जो है बात की गई है, आपसे पूछ लेगा कि द्वारपाल कौन थे।
तो द्वारपाल में आप बताएंगे गंगा और यमुना द्वारपाल का काम किया करते थे। इन मंदिरों के बाहर जो है जैसे कि हम कोई सैनिक बना देते हैं ना, तो सैनिकों की जगह गंगा और यमुना हुआ करते थे। माता गंगा को शो किया गया है और यमुना को शो किया गया है, जिसमें गंगा को मकर वाहिनी बोला गया है। क्या बोला गया है गंगा को? मकर वाहिनी। तो मैं आपको 18वां पॉइंट लिख रहा हूं यहाँ पे द्वारपाल के रूप में। द्वारपाल कौन थे आपके? द्वारपाल दो तरीके के बताए हमने, एक तो बताई गंगा बताई आपको, गंगा जिसे हमने मकर वाहिनी बोला आपसे, मकर वाहिनी, और इसके बाद हमने यमुना बोला। अब यमुना का पता है आपको, यमुना को क्या बोला करते थे? भाई गंगा को बता दिया हमने मकर वाहिनी बोला करते थे, और यमुना को बोला करते थे, अगर आपसे पूछे तो बताएंगे कूर्म वाहिनी, कूर्म वाहिनी। तो यमुना को बोला करते थे कूर्म वाहिनी। ये क्वेश्चन बनता है, आप ये ध्यान रखना, अंडरलाइन करके इसे क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आपसे बहुत पूछा जाता है। तो मकर वाहिनी और कूर्म वाहिनी करके आप याद रखेंगे। अब इसके बाद आ जाती है बात इनकी कि इनकी जो शैलियां रही होंगी वो शैली किस प्रकार की थी। तो शैली की अगर बात करें हम, तो शैली दो प्रकार की थी, एक नागर थी और एक द्रविड़ थी। नागर शैली कहाँ पे थी, द्रविड़ शैली कहाँ थी, ये बात कर लेते हैं। एक पॉइंट और देख लेते हैं हमने 19वें पॉइंट में हमने बताया शैली, कौन सी शैली थी इनकी। तो हमने बताया एक शैली हुआ करती थी नागर शैली और एक थी आपकी द्रविड़ शैली। नागर शैली की बात करें तो ये उत्तर भारत में हुआ करती थी आपकी, और द्रविड़ शैली की बात करेंगे तो दक्षिण भारत की शैली है आपकी। ये सारी बातें आपने सीख ली। हमने क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा कि फाहियान ने भारत की दशा बताई, उसमें ये बताया कि भारत में शूद्रों की क्या दशा थी। हमने आपसे बोला कि शूद्रों की दशा ये थी उस समय कि अगर जो है कोई भी पौराणिक कथाएं या भगवानों के बारे में, ईश्वर के बारे में कोई सुन लिया करता था, जैसे कि मैंने कहा रामायण सुन ले, महाभारत सुन ले, कोई भी कथा सुन ले ईश्वर की, तो उस समय जो है जो ऊंचे तबके के लोग रहा होते होंगे, तो ऊंचे तबके के लोग उनके कानों में गरम गरम तेल डाल दिया करते थे, या किसी भी तरीके से उन्हें बहरा कर दिया करते थे। इतनी यातनाएं दिया करते थे। फाहियान अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि शूद्रों से भी नीचे लोग रहा करते थे, जिन्हें हम चांडाल उस समय बोला करते होंगे। ये मांस खाया करते थे और इनका जो है पूरा रीति रिवाज अलग रहा करता था। ये बात हमने बात कर ली। इसके साथ बाद हमने देखा कि कुमारगुप्त हुए। हमने कुमारगुप्त के बारे में कहानी पढ़ाई आपको। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र थे, उनकी माता का नाम ध्रुव देवी था। कैसे कैसे इन दोनों की शादी हुई होगी वो बात हमने कर ली थी। कुमारगुप्त की बात करें तो इसने सर्वाधिक अभिलेख छपवाए हैं, और सर्वाधिक अभिलेखों में पूछे कहां पर है तो मंदसौर में है, आप ये बता देंगे। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया, और इसके साथ साथ जल घड़ी पूछ ले तो जल घड़ी भी कुमारगुप्त की ही देन है। उसके बाद कुमारगुप्त के समय में सिक्के कैसे थे? मयूर शैली के सिक्के थे, जिसमें एक तरफ मोर और एक तरफ भगवान कार्तिकेय हुआ करते थे। ये सारी बात हमने समझा दी। उसके बाद इनका पुत्र राजा बना, जिसका नाम स्कंदगुप्त था। इसके समय में बहुत सारी चीजें देखने को मिली हमें, जैसे कि सबसे पहले हमने कहा आपको, पीछे जब अशोक पढ़ाए थे हमने, तब बताए थे मौर्य काल में कि सुदर्शन झील जब बनवाई गई होगी, तो सुदर्शन झील पे इसने भी एक गुप्त वंश में भी कार्य किया गया है। किसने कराया सुदर्शन झील पर? स्कंदगुप्त ने कार्य कराया। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, स्कंदगुप्त के समय में कौन सी विदेशी जाति का आक्रमण हुआ? तो आप बता देंगे हूणों का आक्रमण हुआ है। हूण विदेशी जाति थी, बहुत ज्यादा मैंने आपको कह दिया नरसंहार करने वाली जाति थी। किस तरीके की उनकी वेशभूषा थी, अभी हमने वीडियो में अपने चर्चा की थी इस बात की। ठीक है, हूणों का आक्रमण हुआ। जानकारी हमें कहां से मिलती है? जब ये हूणों का आक्रमण हुआ होगा तो उसकी जानकारी एक अभिलेख से मिलती है, और जब इससे युद्ध हुआ होगा, युद्ध के बाद ये जीता होगा स्कंदगुप्त, उसकी जानकारी दूसरे अभिलेख से मिलती है। अगर केवल जानकारी पूछ रहे तो आप भीतर अभिलेख बताएंगे, और अगर जीत की बात कहेंगे तो जूनागढ़ अभिलेख बताएंगे। जब इन्होंने आक्रमण करा होगा तो आक्रमण से इन्हें बड़ी परेशानी हुई होगी, तो इसने क्या करा, अपनी राजधानी बदल कर ले गया। तो इसलिए अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहां बना दी? अयोध्या कर दी। इसके साथ साथ स्कंदगुप्त के सिक्कों के बारे में चर्चा करें तो आप बता देंगे वृषभ या बैल छपा हुआ है उनके सिक्कों पर। इसके बाद एक अभिलेख मैंने बताया एरण अभिलेख। एरण अभिलेख इनका नहीं है, इनके मित्र का अभिलेख है, लिखवाया इन्हें नहीं है। इन्होंने बताया कि मेरे मित्र पर जब किसी ने आक्रमण करा होगा तो मेरे मित्र की हत्या हो गई, और हत्या होने के बाद उसकी पत्नी ने अपने आप को सती कर लिया, जिसका नाम मैंने भानुगुप्त बता दिया। उस मित्र का नाम आपसे पूछा जाए तो बता देंगे आप। इसके बाद मैंने मंदिरों के बारे में बताया कि इस समय में मंदिर तो पहले ही बनना स्टार्ट हो गए थे इन्हीं की पीढ़ियों में, जो इससे पहले वाले पूर्वजों ने मंदिर बनाना स्टार्ट कर दिए थे, बट इसने उन मंदिरों की चोटियां बनवाना स्टार्ट कर दी। बहुत ऊंची ऊंची चोटियां बनाई, जैसे दक्षिण भारत में है।
ठीक, दक्षिण भारत की बात करी हमने। तो इसमें हमने कुछ मंदिर पढ़ाए आपको, जैसे कि हमने दशावतार मंदिर पढ़ाया आपको, भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में चर्चा है। भगवान विष्णु और कृष्ण की मूर्तियां हैं इसमें, पौराणिक कथाएं लिखी हुई हैं, झांसी देवगढ़ में पड़ता है ये मंदिर, और उसके साथ साथ हमने आपको बता दिया बेतवा नदी के किनारे है ये मंदिर। आपसे ये क्वेश्चन इस मंदिर के बारे में बहुत पूछता है। इसके बाद हमने भीतर गांव का मंदिर बताया, ये कानपुर में है, और सिरपुर का मंदिर बताया छत्तीसगढ़ में। और इन दोनों की विशेषता ये है कि बाकी सभी मंदिर पत्थरों से बने हुए थे और ये मंदिर ईंटों से बने हुए हैं, निर्मित है। ये सारी बातें हमने आपको समझा दी। द्वारपाल, इन मंदिरों के द्वारपाल कौन थे, तो मैंने आपको बताया गंगा और यमुना द्वारपाल का काम किया करते थे, जिसमें गंगा को मकर वाहिनी कहा जाता था और यमुना की बात करें तो कूर्म वाहिनी करके आप याद कर लेंगे। किन शैलियों पे ये मंदिर बने हुए थे, तो हम बात करें आपकी 2 प्रकार की शैलियां बताई हमने आपको, नागर और द्रविड़। नागर उत्तर भारत की शैली है और द्रविड़ जो है आपके दक्षिण भारत की शैली है। आज के वीडियो में इतना ही। कल गुप्त काल को खत्म कर देंगे, कल समाप्त की ओर चलेंगे, जो पॉइंट्स इसमें रह गए हैं कल उनके बारे में चर्चा करेंगे, और आगे धीरे धीरे इन चीजों को खत्म करते हुए हम अब मध्यकालीन भारत की ओर बढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर हम देखेंगे मध्यकालीन भारत से इंपोर्टेंट अगर हमें आधुनिक भारत लगता है, क्योंकि आधुनिक भारत बहुत पूछा जाता है मध्यकालीन से भी ज्यादा, तो हम आपको आधुनिक भारत की विशेषताएं बताएंगे, क्यों स्टार्ट किया गया हुआ, क्या हुआ होगा। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। नमस्कार।